अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिट इंश्योरेंस, आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है जी। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे होंगे, हमारा ये लास्ट कुछ पोर्शन है इंटरनल कंट्रोल्स का। इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में यही है कि इसमें एज सच आप कहीं को केस सिनेरियो तो नहीं बनते यहाँ से। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के स्टैंडर्ड्स हैं या चैप्टर्स हैं, इनमें से अंडरस्टैंडिंग गेन करनी होती है। हाँ, इसमें पेपर में ऑब्वियसली आ सकता है जो हमने कंट्रोल एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ पढ़ा है। देन हमने जनरल कंट्रोल्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स की कुछ एग्जांपल पढ़ी हैं, तो कई बार वो डेफिनेशंस आ जाती हैं। आज उसी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और बात होने जा रही है आज के इंटरनल कंट्रोल्स के। जब इनको असेस किया जाता है तो वो किस तरह से किया जाता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से ली जाती है। तो जी आज हम वो डिस्कस करते हैं, रिकॉर्डिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। क्योंकि देखें, इंटरनल कंट्रोल्स बनाना जो है वो तो मैनेजमेंट का काम है ऑब्वियसली। अब हम वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स बनाने नहीं गए हुए, हम वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम उसको भी असेस करने लगे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने लगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने लगे हैं। तो जाहिर है उससे पहले उसको रिकॉर्ड तो करेंगे कि ताकि हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इंटरनल कंट्रोल्स आ जाए। मेरा ना थोड़ी सी तबीयत बेसिकली ख़राब है, इसलिए लेक्चर्स भी आगे पीछे हो गए। अच्छा ही तो रिकॉर्ड किस तरह करना है, उसने कहा ये नीड तो ऑब्वियसली है, क्योंकि आइजा 315 हमें कहता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है इंटरनल कंट्रोल्स की। अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए जब तक वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास नहीं आते, हम किस तरह अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। एक तो हो सकता है सिर्फ इंक्वायरीज करते रहें, वो दिमाग के अंदर इतना मर्जी आप स्टोर करें, वो दैट इज़ नॉट सफिशेंट, वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड भी आपको कहते हैं उनको डॉक्यूमेंट करें उस तरह। अब वो कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स को डॉक्यूमेंट करने के, रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, किस किस वे से आप इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जनरल चीज़ है जी, नैरेटिव नोट्स हो सकते हैं। नैरेटिव नोट्स क्या है कि आप कंट्रोल्स देखें, ऑब्जर्व करें, पूछें उनसे, उनको डिस्क्राइब करते रहें। फॉर एग्जांपल आप पेमेंट के अगर आपने कंट्रोल देखना है तो उसमें आप लिख सकते हैं ठीक है, पेमेंट इस लेवल तक ये फ़लाँ बंदा अप्रूव करता है, इस लेवल तक ये बंदा अप्रूव करता है, इतनी अमाउंट से ऊपर वाली कैश के थ्रू पेमेंट्स होती है, इस अमाउंट से ऊपर वाली चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह नैरेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सिस्टम है आपका, उसके ऊपर एंट्रीज किस तरह प्रोसेस होती हैं, आप उनको भी नैरेटिव फॉर्म के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो इसमें यही होता है कि आप टू दी पॉइंट बात कर लेते हैं, क्लियरली उसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि लंबियाँ कहानियाँ डाल लग जाए, क्यों किया जा रहा है, क्या पर्पज़ है। नहीं, सिंपल है कि आप लिख देते हैं यार पहले ये चीज़ होती है, फिर ये चीज़ होती है, फिर ये चीज़ होती है। ये आपका एक नैरेटिव नोट्स उसके ऊपर बन जाते हैं, ताकि बेसिकली इसका मकसद क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, आपने लिखना भी इस तरह से है कि आपको समझ आ जाए, बिल्कुल ए टू जी आपको इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग का पता लग जाए। ठीक है, सेकंड एक तरीकाकार होता है क्वेश्चनेयर्स का। क्वेश्चनेयर का भाई तरीकाकार क्या है कि आप एक क्वेश्चनेयर बनाते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं डिफरेंट, आपने शायद कभी फिल किया हो या नहीं। आमतौर पे रिसर्च स्टडीज़ जो होती हैं, एमफिल या इस तरह पीएचडी वगैरह, वो लोग जब थीसिस अपने बनाते हैं या जो रिसर्च के ऊपर वर्क करते हैं, उसमें आमतौर पे वो आ रहा होता है किसी स्टडी के ऊपर टॉपिक कर रहे हैं, वो उन्होंने सेलेक्ट किया है, फिर वो डिफरेंट रेलेवेंट लोगों के अंदर वो क्वेश्चंस बांटते हैं कि आप लोग इसको फिल करें, जवाब दें। या आप अगर कॉलेजेस की बात करें तो फिज़िकल कॉलेजेस में भी आमतौर पे फीडबैक का एक स्टेटस, वो एक मैकेनिज़्म होता है, वो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस पूछे होते हैं आपने, आगे उनको बताना होता है। उसमें ये हो जाता है कि आप रेटिंग वगैरह दे देते हैं। इसमें आप मॉडल्स चेंज भी कर सकते हैं, रेटिंग लेनी है और रेटिंग ले सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे हाँ ना में जवाब मिले या मुझे एक्सप्लेन किया जाए, क्वेश्चन का आंसर दिया जाए प्रॉपर नैरेटिव, तो आप वो भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपने फ्रॉड के बारे में पूछना हो तो आप पूरी क्वेश्चन चेक लिस्ट एक बना लेते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। आपने गोइंग कंसर्न के बारे में पूछना होगा, क्या आपके कंट्रोल्स हैं, उसको असेस करने के, उसके ऊपर ले सकते हैं। रिस्क असेसमेंट के ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्लाइंट के प्रोसेसेस वगैरह क्या हैं, आप वो करें। आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके ऊपर अगर आप क्वेश्चनेयर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो ये भी भाई क्वेश्चनेयर का एक सिस्टम हो जाता है। अच्छा, उसमें क्या दो तरह के क्वेश्चनेयर है, एक होता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर और एक होता है इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनेयर। ये दोनों चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर में क्या होगा जी कि सिर्फ आपने क्वेश्चंस पूछने हैं कि इंटरनल कंट्रोल मौजूद है या नहीं मौजूद, बस। इवैल्यूएशन नहीं अभी उसकी कर रहे, सिर्फ मौजूद है या नहीं मौजूद। पासवर्ड क्या लैपटॉप्स पे लगते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो आगे से बताएंगे यस या नो। पासवर्ड कब कब चेंज होते हैं, कितने फ्रीक्वेंसी से चेंज होते हैं, वो आगे बताएंगे, वीकली या वॉट एवर। ठीक है, ये आ जाए। इस तरह आपने क्वेश्चंस करने हैं।
अच्छा, अब आगे उसकी इवैल्यूएशन जब करनी है, इवैल्यूएट करना है कि क्या असल में चीज़ें जो लिखी हुई हैं, जो बताई हुई हैं, वो होती भी हैं या नहीं होती, उसका आपका फिर उसको इवैल्यूएशन क्वेश्चनर कहा जाता है। उसमें ओबियसली फिर आपका जो है क्वेश्चन करने का अंदाज़ है वो भी बदल जाता है, क्योंकि उसमें जवाब आपने किसी और तरह से लेना होता है, आप उसको इवैल्यूएट करवा रहे होते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर आप रेटिंग भी डाल दें कि किस हद तक ये चीज़ फॉलो होती है, ठीक है, तो वो उसमें भी आ सकता है। अच्छा, उसने कहा ICQ इंटरनल कंट्रोल जो क्वेश्चनर है, इसमें आमतौर पे यस या नो में होती है, ठीक है, कि क्या ये चीज़ मौजूद है, क्या ये फलां मौजूद है। अब ये इवैल्यूएट नहीं हो रही चीज़, देखो कई बार होती है ना कि चीज़ मौजूद है लेकिन पता नहीं वो इफ़ेक्टिव कितनी है, वो इवैल्यूएशन में पता लगेगा उसकी ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस का। लेकिन क्या चीज़ मौजूद है या नहीं मौजूद, ये उसके कंट्रोल की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल है। बात फॉलो कर रहे हैं कि एक आप बेसिकली बना रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स क्वेश्चनेयर। आप कहते हैं मैं ऐसे सवाल पूछूं मुझे पता लगे कि कंट्रोल्स एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते, ठीक है। दूसरे इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनेयर, यार ये जो कंट्रोल्स बताए हुए थे इनको अब मैं इवैल्यूएट भी करवाऊँ। एक तो इवैल्यूएशन आप खुद भी करेंगे ना, वॉक थ्रू टेस्टिंग करेंगे या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, लेकिन आप उसको दूसरों को ऑब्जर्व करके दूसरों से सवाल पूछकर भी इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनर होगा। तो उसने कहा कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में तो आमतौर पर सिर्फ उनकी क्योंकि एग्जिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि मौजूद भी है नहीं, तो आमतौर पर येस नो में होता है। अगर येस हो तो इसका मतलब है कि कंट्रोल तो कम अज़ कम है, ठीक है। अब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा वो इवैल्यूएशन में पता लगेगा। लेकिन अगर इधर ही ना आ जाए तो फिर उसको टेस्ट ही क्या करना है, अगर इधर ही क्रॉस लग जाए, नो हो जाए, तो फिर आप उसको ओबियसली वो भी नहीं देखते। जैसे उसने एग्जांपल पूछी, आर क्रेडिट रेफरेंसेस टेकन ऑन पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स। जब भी एक नया कस्टमर आप लेते हैं तो उसका क्रेडिट रेफरेंस मतलब बैकग्राउंड चेक करते हैं, किसी से उसका हवाला लेते हैं, रेफरेंस का लेते हैं उसका कि भाई क्या वो बंदा उधार वगैरह वापस कर देता है कि नहीं, ठीक है। ये येस नो सिंपल आपने करना। अगर आप लिखते हैं नो तो इसका मतलब भाई आपका कंट्रोल वीक है। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा कस्टमर भी आ जाए जो उधार लेकर बंदा बदल लेता है, भाग जाता है। वो होता है ना, कई लोग गलियाँ बदल जाते हैं जब मोहल्ले वालों का उधार देना हो, तो हो सकता है ऐसा कोई कस्टमर ना आ जाए, तो आपका कंट्रोल इस सेगमेंट में वीक है, कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है। या इसी तरह अगर है तो फिर इसका मतलब कंट्रोल तो है, अब वो इवैल्यूएशन में पता चलेगा जाके कि फॉलो होता है कि नहीं। आर क्रेडिट लिमिट सेट फॉर कस्टमर्स, क्या क्रेडिट लिमिट लगाई जाती हैं, क्या पासवर्ड लगाए जाते हैं, ठीक है। ये मतलब है कि कंट्रोल की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल है, ये आप करते हैं। उसने कहा एग्जाम्पल देखें, एज पार्ट ऑफ हिज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल द ऑडिटर विशेस टू एस्टैब्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवैल्यूएशन के लिए वो पहले तो ये एस्टैब्लिश करना चाहता है दैट द करेक्ट प्रोडक्ट प्राइसेस आर चार्ज्ड ऑन सेल्स इनवॉइसेस टू कस्टमर, ठीक है। दैट रॉ मटेरियल डिलीवर्ड आर ऑफ द करेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड इन द करेक्ट क्वांटिटी। मतलब ये ऑडिटर साहब चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो इनवॉइसेस हैं क्या उनके अंदर रेट या क्वांटिटी वगैरह ठीक होती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं ये जो परचेज़ करते हैं रॉ मटेरियल की क्वांटिटी वगैरह ठीक है, ये हम देखना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड क्या है। इसके ऊपर वो कहता है आप क्वेश्चंस बनाएं जिससे आपको इनकी एग्जिस्टेंस का पता लग जाए कि कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो भाई देखें, जैसे पहला नंबर पे आ गया कि पहला क्या था कि कस्टमर आपकी हाँ कि करेक्ट प्रोडक्ट प्राइसेस लिखी हुई हैं इनवॉइसेस के ऊपर या नहीं। तो भाई हमारा कंट्रोल इसके ऊपर सिंपल क्या होगा, यही आप कंट्रोल क्या लगाओगे कि इज़ अ चेक कैरिड आउट टू मैच द प्राइस ऑन अ सेल्स इनवॉइस टू द ऑफिशियल प्राइस लिस्ट। हमारा पर्पस क्या था कि भाई क्या जो है प्राइसेस उसके ऊपर ठीक आ रही हैं, तो हम कहेंगे यार जो प्राइस लिस्ट है कोई आपकी अगर कोई पड़ी हुई है, प्राइस लिस्ट के मुताबिक ही इनवॉइस के ऊपर प्राइस उनके साथ मैच होता है, बस पूछना है अभी उनको, ठीक है, येस या नो। अगर वो कहेंगे होता ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला कंट्रोल ही एग्जिस्ट नहीं करता इतना बड़ा। हो सकता है कि उधर 100 रुपये की चीज़ है, इधर आप 70 रुपये की किसी को लगा के कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कंट्रोल फिर किस चीज़ का, कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं येस होता है, अब फिर अगली बात आएगी इधर जाके उसको इवैल्यूएट भी कर लेंगे, खुद भी चेक करेंगे ना अपनी बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरा सवाल था रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का मसला क्या था कि भाई रॉ मटेरियल में हमारा द रॉ मटेरियल्स डिलीवर्ड आर ऑफ द करेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड द करेक्ट क्वांटिटी। जो हमारे पास रॉ मटेरियल पहुंच चुका है वो उसी स्पेसिफिकेशन और उसी क्वांटिटी क्वालिटी का जो हमने रिक्वायर किया था। तो सिंपल है, उसको आप परचेज ऑर्डर के साथ मैच कर सकते हैं जो आपने परचेज ऑर्डर किया है, ठीक है। इसमें क्या वो कहता है आर रॉ मटेरियल्स काउंटेड एंड चेकड अगेंस्ट दी परचेज ऑर्डर व्हेन द मटेरियल्स आर डिलीवर्ड। वो कहता है कि हमारा पर्पस क्या है, बात फॉलो कर रहे हैं ना
मकसद समझना, लॉजिक समझना, समझ आ जाएंगी चीज़ें। कह रहे हमारा मकसद ये था कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल डिलीवर हुआ है क्या वो उसी स्पेसिफिकेशन और उसी क्वांटिटी का जो हमें चाहिए था, तो वो किस तरह से देखा जा सकता है, रेलेवेंट कंट्रोल क्या हो सकता है। परचेज ऑर्डर, भाई आपने जब ऑर्डर किया होगा, आपने परचेज ऑर्डर दिया होगा अपने सप्लायर को, उसके साथ मैच करें, अच्छा यार फ्लां आइटम में इतनी थी, इतनी इतनी, ये आपका मैच हो गया। अगर तो ये कंट्रोल मौजूद है तो चलो अच्छी बात है, गुड। लेकिन अगला स्टेप देखेंगे कि इसमें मौजूद ही है, चेक कभी किया है इन्होंने, खुद भी ज़रा जाके देखें ना कि वाकई मैच भी करते हैं, सिर्फ लिखा ही हुआ है कि हम देखते हैं इनको, ठीक है। और अगर लिखा ही नहीं हुआ तो फिर और ज़्यादा मसला है। अब वो कह रहे हैं एन ICQ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन नॉट ओनली प्रोवाइड्स द ऑडिटर विद द मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग द सिस्टम एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल, इट ऑल्सो असिस्ट विद द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इवैल्यूएशन में भी हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं हेल्प? भाई जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इन्हीं को तो इवैल्यूएट कर लेना। उसने कहा जी परचेज ऑर्डर के साथ देखते हैं, आओ भी दिखाओ, इवैल्यूएट करवाओ, देखते हो कि नहीं, खुद चेक करके देखो ज़रा। उसने कहा कि भाई हम कस्टमर को जो प्राइस चार्ज करते हैं इनवॉइस के ऊपर, हम प्राइस लिस्ट के साथ पहले मैच करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात जी आपने कर दी, चले हम भी ज़रा मैच करके देख लें, बात आ रही समझ। तो इन्हीं में से ही हमने निकाल लेना होता है, क्योंकि हम जब भी कहते हैं, हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हमने करने हैं। कंट्रोल्स लगे होंगे तो टेस्ट करना है। इसका मतलब जो कंट्रोल आप कहोगे पहले तो हम उसको देखेंगे कि क्या वो रेलिवेंट कंट्रोल है भी या नहीं। अगर तो नहीं है तो एक पॉइंट उधर ही कट गया ना कि भाई कंट्रोल ही नहीं एग्जिस्ट करता। दूसरा सवाल है कि अगर रेलिवेंट कंट्रोल है तो भाई फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे ना, उसको टेस्ट करेंगे हम बतौर ऑडिटर, TOC प्रोवाइड करेंगे। ओके जी। वो कह रहे हैं चेकिंग ICQ, इसको आपने जब देखना है, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग न्यू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर ईच ईयर इट इज़ ऑफन मोर प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल टू टेक द ICQ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स ऑडिट, चेक देयर एक्यूरेसी एंड वेयर अप्रोप्रिएट ब्रिंग देम अप टू डेट। लो वो कहता है कि भाई हर बार नए क्वेश्चंस बनाने की बजाय अगर पिछले साल का भी ऑडिट आपने ही किया है, इतनी मेहनत की थी, वो वाले क्वेश्चन उठाएं, उनको एक बार रिव्यू मारें, उनमें से कुछ निकलने हैं, ऐड होने हैं, जो भी हो सकता है कुछ प्रोसेस खत्म ही हो गए हों, एग्जिस्ट ही ना करते हों, वो निकल भी जाएंगे, और हो सकता है कोई नई चीज़ें ऐड हो गई हों, वो आपको ऐड भी करने पड़ेंगे, उनको देख लें। उसमें कंट्रोल वीकनेसेस वगैरह देखें जो पिछले साल मौजूद थे, देखेंगे क्या इस साल भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल आपने क्वेश्चन उनसे पूछा है कि भाई आप कस्टमर की इनवॉइस को, सेल इनवॉइस को और प्राइसेस को मैच करते हैं, उन्होंने जवाब दिया नहीं। इस बार देखें कि भाई वो जो पिछला नहीं था उसके ऊपर कोई एक्शन भी लिया, इस बार हाँ हुआ है वो या नहीं। अगर अभी भी वो मौजूद नहीं है तो फिर आप जाहिर है उसके ऊपर ज़्यादा सख्त एक्शन लेंगे ना। मैनेजमेंट लेटर के अंदर ये जो नीचे हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट लेटर के अंदर आप स्पेसिफिकली बयान करोगे कि भाई हमारे कंट्रोल वीकनेसेस बताने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आपने उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लेना। ठीक हो गया। तो ये बस एक सिंपल इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, इवैल्यूएशन क्वेश्चनर भी इसी तरह ही है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये कोई एज सच मुश्किल नहीं है। अच्छा, सिस्टम फ्लो चार्ट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक तरीकाकार है, क्योंकि आपको पता है कि ये ना प्रोसेसेस होते हैं चीज़ों के। मिसाल के तौर पे परचेज़ है, आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, या आपका चैप्टर आगे साइकिल स्टार्ट हो जाएंगे मेरे ख्याल में नेक्स्ट चैप्टर में, आई गेस आपके आ जाते हैं, हाँ उसमें आ जाएंगे ना, सिस्टम्स आ जाएंगे, सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम वगैरह। ये ना प्रोसेस होता है ना, मतलब परचेज स्टार्ट होगी, डिमांड से परचेज ऑर्डर बनेगा, सप्लायर लिस्ट में देखेंगे, चीज़ आएगी। ये मैं मतलब बिल्कुल ही बेसिक से स्टेप बता रही हैं, हालांकि अभी डिटेल में आगे जाएगी चीज़ें। तो ये इसका मतलब प्रोसेस होते हैं। तो प्रोसेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको या तो स्टोरी में कर लो। अब स्टोरी ऑब्वियसली, स्टोरी एक बंदे को तो याद है, अगले को तो नहीं याद रहनी, और अगर आप उसको लिखने बैठ गए तो हो सकता है कि लिखते लिखते आपने वो मेन एसेंस ही खो दिया बात का जो आप कन्वे करना चाह रहे थे। फिर दूसरा तरीकाकार क्या होता है प्रोसेस को बताने का, प्रोसेस फ्लो चार्ट। आप एक फ्लो चार्ट बना दो, यार पहले ये काम होगा, उसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, अच्छा अगर ये ना हुआ तो फिर वापस इस जगह पे जाएगी चीज़। ठीक है, तो आप इस सारा प्रोसेस फ्लो करते हो, इसको कहते हैं सिस्टम्स फ्लो चार्ट। तो एक आपको पिक्टोरियल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, मतलब पिक्चर की सूरत में, डायग्राम की सूरत में आपके सामने चीज़ आ जाती है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये आपको बेसिक सी बात हो जाएगी। अच्छा, अब आगे भी सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लिमिटेशन से मुराद है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उतना इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाते जितना कि बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है। तो वो भाई कोई ना कोई तो जाहिर है उनकी इफ़ेक्टिवनेस के अंदर मसाइल पैदा कर सकती हैं चीज़ें। जैसे उन्होंने कहा ह्यूमन एरर, जितना मर्जी ज़बरदस्त आप बना लें सिस्टम,
उसके अंदर जब इंसान ने करना है कोई काम तो ज़ाहिर है ह्यूमन एरर की तो इन्वॉल्वमेंट तो है, उसके चांसेस तो हैं। और कई बार तो पता ही नहीं चलता कि एरर हुआ कहाँ से। आपके डिटेक्टिव कंट्रोल जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते, ठीक है। फिर वो कहता है कि कई बार कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। अब कई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आप उनको जाके यार आपके कंट्रोल्स ही नहीं है, वो सेठ साहब कहते हैं मुझे सब पता है, सारा कुछ मेरी निगरानी में हो रहा है। आप उसे कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं, यार एक ही बंदा सारे काम को करेगा, यार मेरा वो एतमाद का बंदा है, 15 साल से 20 साल से बच्चा था इतना सा, जब से मैं लेकर आया उसको, ये मेरे साथ ही है। मैं आपको इसमें एक रेलिवेंट एक बताता हूँ बात। एक बार ना हम लोग गए, हमारा एक क्लाइंट था, अभी कोई मतलब साल सवा साल हुआ है। वो थे बेसिकली आड़ती का आपको पता ही होगा जो मंडियों में होते हैं। अच्छा वो सिर्फ आड़ती नहीं था, उस बंदे का पेट्रोल पंप भी था, उसका एक मार्ट भी थी, सुपर मार्ट, ठीक है, और मतलब काफ़ी सिस्टम था उसका। अच्छा अब वो उसको ना एक टेंशन बड़ी थी कि यार मेरी ना आड़त में से, जो मेरी मंडी के अंदर शॉप है उसमें से ना कहता मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ना आके ज़रा देखें, उसने वो खाते थे उसके पास, वो जो रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर लंबे लंबे बारीक से रजिस्टर होते हैं, ऊपर राइटिंग भी फिर उसकी मतलब बड़ी अजीब सी, कभी कोई लिख रहा है कभी कोई लिख रहा है इस तरह, तो उसको भी पढ़ना। खैर वो बड़ी चैलेंजिंग थी हमारे लिए। चैलेंजिंग वैसे मुश्किल नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है मैनुअल था, हम वो सॉफ्ट के आदी थे उस फॉर्म में करने का काम। तो वो थोड़ा सा उसकी पहले कन्वर्जन की एक्सेल में, मतलब बहुत लंबा चौड़ा खैर काम था। पे भी उसने किया लेकिन काफ़ी हिम्मत वाला काम था। ऐसे कामों के लिए वैसे अक्सर कहा जाता है कि बिग फोर या जो बड़ी फर्म्स हैं उनसे जो आर्टिकल्स शुदा लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं ऐसे काम पकड़ने में, क्योंकि उधर किए नहीं ना होते। छोटी फर्म वालों ने कोई ना कोई, या मीडियम साइज़ फर्म वालों ने कुछ ना कुछ किया होता है, इसलिए वो प्रैक्टिस जो होती है ना, जो स्क्रैच से स्टार्ट होती है ज़ीरो से, उस प्रैक्टिस में बड़ा जल्दी चल जाते हैं, वो घबराते नहीं चीज़ से। ये एक मतलब ह्यूमन एक आप समझ लें कि साइकोलॉजी ही है, या पर्सनैलिटी का ट्रेड बन जाता है ना, जब आपने एक सिर्फ एक ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज काम किया और फिर आप आगे भी वैसी जगह पे करना पसंद करते हैं। खैर लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, लोग फिर कर भी लेते हैं कोई। अच्छा खैर वो ना अब हमारे पास आया, तो अब उस पर हमने जब वर्किंग स्टार्ट की, खैर बड़ी लंबी कहानी है, तो इन शॉर्ट हमने ना उसमें मसाइल कुछ निकाल ली और पता लगा नहीं कोई 2 बंदे थे वो उसमें इन्वॉल्व। जब हमने 2 बंदे उनके सामने रखे हैं, सेठ साहब को यकीन ही ना आया, वो कहता है नहीं यार ये गलती हुई है आपसे, ये नहीं पॉसिबल। हमने कहा यार हमारी तो वर्किंग के मुताबिक यही है, हमने तो तकरीबन 100% ही किया था, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ हम गए थे। और हमने कहा यार ये चीज़ें हैं, ये आप ट्रांजेक्शन देख लो, कुछ दिखाएं भी उसको, यार ये देखें इसमें इस बंदे ने यहाँ पे कोई और रेट है, इधर कोई और है, साइन भी इसके वगैरह वगैरह। खैर वो अब हमने ना जब किया तो वो कहता कि यार, हमने फिर उसे कहा कि कहता क्यों हुआ मसला। हमने कहा कि भाई क्योंकि आपके इंटरनल कंट्रोल्स ही मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर भी होते हो, आप पेट्रोल पंप भी देख रहे हो, आप वो भी स्टोर भी देख रहे हो, कोई अपना सुपर मार्ट काफ़ी बड़ी थी, तो आप कहाँ कहाँ पे। कहता यार मैं तो पागल हो गया, मैं कुछ 4-4.5 घंटे बस दिन में सोता हूँ, बाकी मैं सिर्फ ये काम ही सोचता रहता हूँ ये वो। मैं कहता मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर। हमने कहा देखा फिंगर टिप्स के ऊपर है, फिर भी आपके साथ ये मतलब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। अब वो कहता है कि यार मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ये जो 2 बच्चे हैं तो छोटे से थे, 7-7 8-8 साल के, तब से मेरे साथ हैं, इनकी शादियां मैंने करवाई, इनके घर के सारा कुछ मतलब मैंने किया, तो ये मैं तो नहीं समझ सकता था कि ये हो सकता है। अब वही बात है ना कि इंटरनल कंट्रोल्स, हमने कहा कि भाई आप क्यों नहीं सॉफ्टवेयर वगैरह लगवाएं, ज़रा प्रॉपर सेग्रीगेशन करें। वो कहता है एक तो ये रीज़न है कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, थी, कहता थी, अब बाद में उसने लगवाया और हमसे ही लगवाया। तो कहता खैर पहले तो मैंने कभी ज़रूरत नहीं फील की इसकी, मेरे लॉयल बंदे थे और ये सारा कुछ। और सेकेंडली कहता कॉस्ट यार बड़ी होती है इनकी चीज़ों की। हमने कहा आप देखें ना, जितनी कॉस्ट आपने बचानी थी उससे कहीं गुना ज़्यादा आपने नुकसान भी उठाया है, तो यही अगर होता तो शायद ये नुकसान ना हो पाता। तो खैर ये ना मतलब एक माइंडसेट भी होता है कई लोगों का, और कुछ फिर ऑब्वियसली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हर बंदा ही करता है। अगर आपको कंट्रोल्स इतना फ़ायदा नहीं दे रहे, आपको लगता है कि इनको लगाने से, सिस्टम्स लगाने से, आईटी पे लेट से कन्वर्ट करने पे, या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करने से, अगले न्यू बंदे रखने से, कैमरे लगवाने से, फलां चीज़ें, तो मेरा तो खर्चा बड़ा ज़्यादा हो जाना, तो यार थोड़ा बहुत लॉस होता है, कोई नहीं होता रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर वो कहते हैं कंट्रोल्स मे बी इन प्लेस बट दे मे बी इग्नोर्ड और ओवर रिडन बाई एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट। कई बार कंट्रोल्स तो मौजूद होते हैं, इधर आ जाएंगे क्वेश्चनर के अंदर, इवेल्यूएशन करोगे फारिग, कहेंगे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें सारे लॉज मौजूद हैं सारे, लेकिन वो सारे गरीब के लिए हैं। अमीर ओवरराइड करता है, ठीक है, वो बाईपास करके निकल जाता है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो बस ऐसे ही है कि अगर कंट्रोल्स बनाने से पहले, शायद पहले भी मैंने कहा हो कि जो लॉज या कंट्रोल्स या प्रोसीजर्स होते हैं ना, रूल्स वगैरह, ये वहाँ पर फॉलो होते हैं जहाँ पे कोई एथिक्स हो आपके।
अगर अखलाकियात ही नहीं है फिर आप जो मर्ज़ी करते रहो, कोई उसको फॉलो नहीं करता। अच्छा जी, तो ये भाई कुछ चीज़ें हैं। क्लूजन हो सकती है। क्लूजन से मुराद क्या है कि जब 2-3 लोग मिलकर, फॉर एग्जाम्पल आपने सेग्रीगेशन ड्यूटी तो कर दी 3 लोगों की, लेकिन उनमें से बस 2 बंदे ऐसे थे कि वो कहते यार हम तो हर बंदे को ही अपने उसमें ले आते हैं, उसने तीसरे वाले को ही मिला लिया। अब वो सेग्रीगेशन ड्यूटी का तो फ़ायदा ही नहीं ना हुआ फिर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में कि हमने हॉस्पिटल वगैरह के ऑडिट किए, तो उधर को 6 से 7 वैकेंसीज आई और 6 से 7 बंदे मतलब कि न्यू आ गए। अब जाहिर है 6-7 बंदों को इकट्ठा एक ही तरफ फ्रॉड की तरफ लेकर आना बहुत ही मुश्किल होता है। एक भी बंदा कोई ईमानदार निकल आया, उसने बात लीक कर दी तो मुश्किल तो है, लेकिन अगर 1-2 बंदे हैं, 2-3 बंदे हैं, तो उनको मिलाया भी जा सकता है। अब तो डिपेंड करता है ना मिलाने वाले के ऊपर। अब देख लें मिलाने वालों ने मिलाया नहीं हुआ इस वक्त, वो किस किस को मिला दिया, आपस में इलेक्शन भी लड़वा दिए इकट्ठे, तो मिलाने वाले कर लेते हैं। अच्छा, अब नीचे प्रॉब्लम्स फॉर स्मॉल एंटिटीज़ है। स्मॉल एंटिटीज़ में ओबियसली एक तो मसले ये हैं कि कंट्रोल्स मौजूद ही नहीं होते, बहुत कम कंट्रोल्स मौजूद होते हैं। मोस्टली एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर होता है, एक ही बंदा आम तौर पे ज़्यादा देख रहा होता है, लेकिन थोड़ा मीडियम साइज़ पे भी चले फंक्शनल स्ट्रक्चर तो बन जाता है, लेकिन स्टिल कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट नहीं होते। जो थोड़े बहुत होते भी हैं उनको भी ओवरराइड इस तरह ही वो होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार कौन सा हमारा इतना बड़ा बिजनेस है कि हम इतनी डिटेल के अंदर कंट्रोल्स को फॉलो करते रहें। तो एक तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऑडिटर ने ऑब्वियसली वहाँ की भी अंडरस्टैंडिंग तो लेनी है, सारी अंडरस्टैंडिंग लेगा वो, उसे आइडिया होगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था आइजा 315 में भी, जब उसने कहा था कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल छोटी एंटिटीज़ के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, बड़ी एंटिटीज़ में भी होता है। वो कहता है हर जगह पे होता है, आपको नहीं नज़र आ रहा अलग बात है, हर जगह पे होता है, लेकिन स्मॉल एंटिटीज़ के अंदर ये चीज़ बकसरत पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें अब कह रही थी ऑडिटर विल ऑफन सी द मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट एज ओनली अ पार्शियल सब्सटीट्यूट फॉर नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। वो कह रहा है कि अक्सर मैनेजमेंट कहेगी कि भाई हम तो इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं, कौन कंट्रोल जाए, मैं खुद देख लेता हूँ। अक्सर जगह पे हमारे भी क्लाइंट्स हैं, वो हम उन्हें कहते हैं यार आपने ये काम मैनेजर से क्यों नहीं करवाते। इवन मैं आपको बताता हूँ, एक तगड़ा अच्छा भला हमारा क्लाइंट है, तो वो क्या भाईजान करते हैं, उन्होंने ना व्हाट्सएप ग्रुप मतलब बनाए, डेली एक्सपेंसेस वगैरह, इवन 300-300 रुपये के एक्सपेंसेस उसमें आ रहे होते हैं, अप्रूव करते हैं सर इसको 500 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, 1000 रुपया किसी लेबर को देनी, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमने उसे कहा, हमने कहा भाई कोई कंट्रोल अपने बनाए, कोई इंटरनल कंट्रोल्स बनाए, कोई डॉक्यूमेंट बनाए ना प्रोसेस का कि इतनी अमाउंट तक फलां बंदा भी चलो अप्रूव कर सकता है, इतना भी। अब उसको बेसिकली तो वही है कि यार नहीं पता नहीं कोई खा ही ना जाए पैसे, तो हमें कहता कहता नहीं नहीं मैं बड़ा एक्टिव हूँ यार, मैं वैसे ही व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता हूँ, मुझे तो किसी तरह कोई इशू नहीं, जब होगा तो ज़रूर हम करेंगे ये वो। अब कई बार मैनेजमेंट ये भी फिर इस तरह कहती है ना कि यार नहीं हम खुद इसीलिए इन्वॉल्व है क्योंकि कंट्रोल्स की इतनी खास ज़रूरत नहीं है और कंट्रोल्स हैं नहीं, इसलिए हमारी इन्वॉल्वमेंट है। वो कह रहे द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में अराइज व्हेन कंट्रोल सिस्टम रिलाई एक्सेसिवली ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अगर सीनियर मैनेजमेंट को आप इन्वॉल्व करके रखेंगे तो ये मसाइल आएंगे। कौन कौन से? देयर मे बी अ लैक ऑफ एविडेंस एज टू हाउ सिस्टम्स आर सपोज टू ऑपरेट। द ऑडिटर विल नीड टू रिलाई मोर ऑन इंक्वायरी देन ऑन रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देखो कंट्रोल्स मौजूद नहीं है, सीईओ साहब खुद जो हैं वही कर रहे हैं। अब सीईओ जब खुद ही कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट तो कोई पड़ा ही नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग हम कहाँ से लेंगे? हाँ यही है कि इंक्वायरियाँ करते रहें बस सीईओ की जाके, टॉप मैनेजमेंट की जो जो करते हैं। देखें ना, अगर आपके स्ट्रक्चर इस तरह के आएगी, कंट्रोल कोई नहीं है, हाँ बस जो सीईओ करेगा या जो डायरेक्टर कह देगा उसी तरह होता है। अब भाई इसको क्या डॉक्यूमेंट क्या करें? इंक्वायरीज़ करनी पड़ेंगी ना, इंक्वायरीज़ कितनी कर सकते हो आप वहाँ पर, फिर ये भी बड़े ज़रूरी पड़ते हैं, लेकिन अब पता नहीं वो जवाब सही तरह देते हैं कि नहीं देते। देन देयर मे बी ए लैक ऑफ एविडेंस ऑफ कंट्रोल। एविडेंस तो है ही नहीं ना, जब कंट्रोल्स ही इधर हैं उनके, लिखा ही कुछ नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैनेजमेंट में ओवरराइड, ऑब्वियसली मैनेजमेंट में लैक द एक्सपर्टीज नेसेसरी टू कंट्रोल द एंटिटी इफेक्टिवली। ऑब्वियसली ये भी कई बार होता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो प्रोक्योरमेंट को भी देख रहा है, वो कहता नहीं मैं सीईओ हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट भी देख रहा हूँ, मैं सेल्स भी देख रहा हूँ, मैं फाइनेंस भी देख रहा हूँ, प्रोडक्शन भी मैं ही देखता हूँ। तो आम तौर पे पॉसिबल नहीं होता एक बंदे के पास इतनी रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ हो, अनलेस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, सिंपल से प्रोसेसेस हो, कोई 1-2 तरह की आइटम्स बना रहे हो, फिर तो चलो कुछ हद तक समझ आती। लेकिन अगर कम्प्लेक्स थोड़े से काम हो या बल्कि 2-3 डिफरेंट तरह के काम बन रहे हो ना, प्रोडक्ट्स बन रहे हो, बिक रही हो चीज़ें, 5-7 ब्रांचेस खुल जाए, तो एक बंदा किस तरह करेगा उसको? वो फिर गलतियाँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, मिसमैनेजमेंट होगी। दिस इज अनलाइकली टू बी एनी इंडिपेंडेंट पर्सन विद इन द मैनेजमेंट टीम एज देयर वुड बी विद इन दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन अ लार्ज एंटिटी। ऑब्वियसली छोटी एंटिटी के अंदर इंडिपेंडेंट बंदा तो कोई भी नहीं होगा आमतौर पे,
ठीक है। बड़ी एंटिटी में तो आम होता है ना कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो डायरेक्टर्स कोई और हैं, 2 चावित गवर्नेंस, नीचे मैनेजमेंट कोई और है। छोटी एंटिटी के अंदर वही मैनेजमेंट है, वही 2 चावित गवर्नेंस, जैसे हमें पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर आमतौर पे ऐसे ही हो जाता है। तो अब ऐसे ऑडिट में हमें बड़ा केयरफुली फिर चलना पड़ता है कि कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए लेना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमें नहीं मिलती। ठीक है जी। अब आगे बात आ गई इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स एंड रिस्क असेसमेंट। तो ये भाई हमारा, हमने पहले भी कई बार इस बात को डिस्कस किया ही हुआ है। ये हमारा सिंपल सा एक तरीका है। ये आगे आ जाएं, 4 से पढ़ते हैं या आप अपनी बाकी पढ़ लीजिएगा। वो सिंपल है जी। आपने इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो आप कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंट मेथड्स है, जैसे हमने कहा आप इंक्वायरीज कर लेते हो, फ्लो चार्ट्स बना लेते हो, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स वगैरह कर लेते हो। ये अब सारा कुछ करके ना आपके पास कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई है कि यार ये कंट्रोल्स मौजूद हैं। अब बात है कि जो मौजूद हैं क्या वो इफेक्टिव भी हैं या नहीं, तो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करने का सबसे जो अच्छा तरीका है, या जिसका नाम ही बल्कि ये है, वो है TOCs, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लाजमी नहीं है परफॉर्म करना, बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। हमने कई बार ये बात डिस्कस की हुई है कि ऑडिट के अंदर 2 तरह के प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं। एक आपके होते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स और एक होते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। डिपेंड करता है कंट्रोल्स कितने तगड़े हैं। अगर कंट्रोल बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, फिर वहाँ पर हमने डिसाइड करना होता है कि यार अच्छा अब चलो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके देखते हैं कि वाकई ही अच्छे हैं या सिर्फ लिखने में ही दिखने में ही अच्छे हैं। ठीक है, वहाँ पर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं। और जहाँ पर हम सिस्टम बेस्ड अप्रोच के ऊपर जाना चाह रहे हैं, यानी इनके सिस्टम की बेस पर ही हम ज़्यादा एविडेंस गैदर करें, उधर हम ये करेंगे। लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच के ऊपर जाना चाहते हैं, हमें लगता है ये कंट्रोल्स वीक हैं, कंट्रोल्स मौजूद ही नहीं है, फिर यार TOCs करने की क्या ज़रूरत है। एक चीज़ बंदा मुंह से कह रहा है कि नहीं है मौजूद, तो आप क्या उसको टेस्ट करोगे कि वो कितना कि नहीं मौजूद, भाई है ही नहीं मौजूद तो वो तो ख़त्म होगी। जो मौजूद है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको आपने देखना है कि ऑपरेट इफेक्टिवली करता है कि नहीं। तो इसलिए उसने कहा कि इवैल्यूएशन से ऊपर भी आप एक बना लें कि पहले तो अंडरस्टैंडिंग है ना, अंडरस्टैंडिंग पहले लेंगे। अंडरस्टैंडिंग में अगर एग्जिस्टेंस हुई फिर इवैल्यूएट करेंगे कि जी वीक कंट्रोल्स हैं या गुड कंट्रोल्स ऑन पेपर हैं। ठीक है, वीक कंट्रोल्स हैं, उसने कहा जी गो स्ट्रेट टू सब्सटेंटिव टेस्टिंग। उसने कहा अगर वीक कंट्रोल है ना तो TOCs परफॉर्म करने की नीड ही कोई नहीं है। वही हमने जो कहा, जब है ही नहीं कंट्रोल, जब बहुत ही वीक है तो भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे क्यों खपना है, दफ़ा कराओ ट्रांजैक्शन बेस्ड टेस्टिंग करो, सब्सटेंटिव अप्रोच पे चले जाओ। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऑन पेपर तो बड़े अच्छे हैं तो फिर भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर ले। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए, अगर वहाँ पर भी फिर आगे बात आ जाती है कि अगर इन्होंने वैसे थोड़ा सा उसको नीचे लिख दिया है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग विल डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब है कि अगर मैं इधर बनाऊं इसको, फॉर एग्जांपल आप ये वाली शेप बना लीजिएगा। हमने ये कहा कि भाई पहले अंडरस्टैंडिंग ली कंट्रोल्स की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स, ये हमने डिफरेंट तरीकाकार से ले ली। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, इंक्वायरी, ऑब्जर्व करके, फ्लो चार्ट वगैरह देख कर बना के। अच्छा, अब अगर अंडरस्टैंडिंग के अंदर ही वो आ जाते हैं जी वीक, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है स्ट्रॉन्ग। अगर तो वीक आ गए हैं तो सिंपल इग्नोर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल कोई परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गो फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सीधा सीधा सब्सटेंटिव की तरफ जाओ भाई। सही है, बात आई समझ, है ही फारिग तो क्यों करना है टेस्ट, टाइम नहीं वेस्ट करना। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपने क्या परफॉर्म करना है, परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करें, टेस्ट करें ना वो वाकई सही है कि नहीं। अच्छा, अब आगे सवाल आता है, अगर तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करके हमें पता लगा कि जी इफेक्टिव है, कि वाकई भाई अमल भी हो रहा है, ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, इनइफेक्टिव है। अगर तो इफेक्टिव हैं तो फिर क्या होगा, रिलाई मोर ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें, बट ऑल्सो परफॉर्म सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करें, क्योंकि आइजा 315 कहता है कि सब्सटेंटिव परफॉर्म करना लाजमी है। हाँ, इनकी एक्सटेंट डिपेंड करती है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छे आ गए, अच्छा टेस्ट निकल आया, इफेक्टिव हुए, सब्सटेंटिव थोड़े कम परफॉर्म कर लो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल फारिग है, डोंट रिलाई ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स को फारिग कराओ, परफॉर्म
मोर सब्सटेंटिव, परफॉर्म मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करो। आगे गल फॉलो कर लिए भाई। तो ये सिंपल सा आपका तरीकाकार होता है इसको करने का। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट मेरी मैनेजमेंट लेटर ये एक बार मैंने आपको कुछ चीज़ें लिखवाई भी थी, निकाल लें वो पेज। कहाँ पे लिखवाई थी? मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाती है। मिस स्टेटमेंट्स या स्कोप लिमिटेशन हो तो रिपोर्ट क्वालिफाई होती है। अगर अनकरेक्टेड इममटीरियल मिस स्टेटमेंट है तो वो कहाँ पे जाती हैं? रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर मेंशन होती है आइजा 580। और अगर कंट्रोल्स की डेविएशंस हैं, कंट्रोल्स की वीकनेसेस हैं, तो वो कहाँ पे लिखते हैं? मैनेजमेंट लेटर के अंदर। सिर्फ एक ऐसा कंट्रोल है जिसकी वीकनेस की बेस पर रिपोर्ट क्वालिफाई हो सकती है। सिर्फ एक कंट्रोल है ऐसा, वो बता दूं आपको, बताया था लास्ट टाइम, लिख लें चाहे अभी। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कौन सी चीज़ कहाँ पे जानी है। तो भाई कंट्रोल्स की बेस पर कभी भी रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं होती सिवाय एक केस के। वो एक केस क्या है? अगर गोइंग कंसर्न असेसमेंट ना की हो, गोइंग कंसर्न असेसमेंट ना की हो क्लाइंट ने। गोइंग कंसर्न असेसमेंट क्या था कि भाई अगला पूरा साल हमारी कंपनी चलेगी। अगर वहाँ पर रिस्क मौजूद है कि कंपनी नहीं चल सकती और क्लाइंट आपको असेसमेंट करके नहीं दे रहा, उसके पास कंट्रोल्स ही नहीं है असेस करने की, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उसको कि क्या होती है गोइंग कंसर्न, मैं किस तरह असेस कर सकता हूँ, तो भाई इस बेस पर रिपोर्ट क्वालिफाई होती है। वाहिद एक कंट्रोल है जिसकी बेस पर रिपोर्ट क्वालिफाई होगी। अदरवाइज अदर देन दैट किसी भी कंट्रोल की बेस पर रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं होती। बल्कि क्या होता है जी, मैक्सिमम आपका होता यह है कि मैनेजमेंट लेटर के अंदर जितना घटिया से घटिया कंट्रोल हो, रिपोर्ट को नहीं क्वालिफाई करना। रिपोर्ट क्वालिफाई होगी दो चीज़ों से बस, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन। कंट्रोल वाली एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा हज़ारों कंट्रोल्स होंगे, किसी कंट्रोल की बेस पर रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं होगी। बस सिंपल कहाँ पे जाएगी वो? मैनेजमेंट लेटर एमएल के अंदर आइजा 265 है जी। वो कहता है कम्युनिकेशन भी 2 चाविद गवर्नेंस है। 2 चाविद गवर्नेंस के साथ जो कम्युनिकेशन करनी होती है उसमें डिफरेंट चीज़ें हमने ज़ाहिर है कम्युनिकेट करनी है। उसमें एक चीज़ एट द एंड ऑफ ऑडिट क्या होती है? मैनेजमेंट लेटर भी होता है। मैनेजमेंट लेटर की अगर बात की जाए तो लिस्टेड कंपनीज़ के लिए, ये वैसे लिख लें अगर लिखना है तो इसमें तो नहीं है, लिस्टेड कंपनीज़ के लिए मैनेजमेंट लेटर लाजमी है ऑडिट रिपोर्ट के 45 दिन के अंदर अंदर। लिस्टेड और पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के लिए, अब ये वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपके इसमें तो नहीं है। ये असल में ना लिखा हुआ है, एक है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017, एक कानून है, रूल्स हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 27, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि भाई आपने अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी, सरकारी कंपनी है या कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसको आपने मैनेजमेंट लेटर भी लाजमी देना है। ठीक है, ऑडिटर ने कितनी देर में? ऑडिट रिपोर्ट के 45 दिन के अंदर अंदर। इसके अलावा कंपनीज के लिए लाजमी कोई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमसे स्टैंडर्ड्स रिक्वायर करते हैं कि आपने कम्युनिकेट करना है, तो फिर इसलिए आम तौर पे मैनेजमेंट लेटर की शेप में कम्युनिकेट कर दिया जाता है। बात आ गई है समझ? चलें जी, क्या भाई ये चीज़ है, वो ये कहता है कि उसने कहा क्यों वैसे तो आउटसाइड द स्कोप ऑफ सिलेबस है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ ही रहे थे इंटरनल कंट्रोल को, तो एक कॉमन प्रैक्टिस है अपनी हमारी। और देखा उसने कहा कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, आम तौर पे हमारी प्रैक्टिस है कि हम मैनेजमेंट लेटर जो है वो इशू कर देते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट लेटर इज़ अ रिपोर्ट टिपिकली प्रेजेंटेड टू इन कॉलमनर फैशन, मतलब कॉलम्स बना के। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, हमने पर्सनली आज तक कभी कॉलम फैशन में नहीं थी। ठीक है, ये मैं आपको इसका कोई मैनेजमेंट लेटर भेज भी दूंगा होपफुली। संडे आ गया बीच में, तो मुझे याद अगर आप करवा देना मंडे को मैं भेज सकता हूँ ताकि आप लोग देख लें। कोई बेसिक सा भेज दूँगा, इसमें 3-4 बस पॉइंट्स हो। तो ये डिपेंड करता है ना क्लाइंट टू क्लाइंट, किसमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस होती हैं वो आप ज़्यादा भी लिख देते हो। तो खैर ज़रूरी नहीं है कॉलमनर फॉर्म में हो, इसने कह दिया तो इसकी मर्ज़ी है भाई, हम तो नहीं ऐसे बनाते। लेकिन चीज़ें आमतौर पे इसमें यही होती हैं तकरीबन। वो क्या होती है, पहले आप एक वीकनेस लिख दोगे कि भाई कंट्रोल वीकनेस कौन सा कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पे ऊपर की एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पढ़ी थी कि ये सब कस्टमर जो सेल्स इनवॉइस है उसके ऊपर करेक्ट प्राइस आती है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि भाई आप जो सेल प्राइस, जो प्राइस लिस्ट है उसके साथ इसको कंपेयर ही नहीं करते, या आपको कंट्रोल ही नहीं मौजूद फॉर एग्जांपल। ठीक, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि यार कंट्रोल मौजूद था लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा, हमने ये लिखा। फिर हमने उसका पॉसिबल इफेक्ट लिखा कि यार इसकी वजह से क्या होगा। हमने कहा कि भाई इसकी वजह से हो सकता है कि आप
अनऑथराइज डिस्काउंट्स दे दें कस्टमर्स को, या कई बार ये भी हो सकता है कि आप कहीं महंगी चीज़ ना कस्टमर को दे रहे हैं, कस्टमर आपको ख़राब हो जाए, ये पॉसिबल इफ़ेक्ट हमने लिख दिया। फिर हमने रिकमेंडेशंस देनी है कि भाई अच्छा होना क्या चाहिए इसमें, ठीक है, वो हमने रिकमेंडेशन दे दी। और इस तरह फिर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आ जाएगा कि मैनेजमेंट क्या कहती है कि हाँ इस पर कंट्रोल बनेगा कि नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब अगले साल आप जाओगे तो आप पहले तो पिछले साल के इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर देखें, फिर आपकी ऑब्वियसली जो वीकनेसेस आपने आइडेंटिफाई किए थे उनके ऊपर देखेंगे क्या मैनेजमेंट ने वो काम किया भी है, जो नहीं किया, जो उन्होंने एग्री किया था आपके साथ वो कहाँ से पता चलेगा, मैनेजमेंट लेटर के अंदर उन्होंने लिखा होगा हाँ भाई हम फ़लाँ करेंगे फ़लाँ करेंगे। देखो भाई उन्होंने इस बार किया भी है नहीं है, वही हिसाब चल रहा है। बात आ गई समझ आपकी। तो भाई ये था जी आपका मैनेजमेंट लेटर, इस तरह बन जाता है। तो आपका चैप्टर 5 तो हो गया क्लोज। इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग था, इसको प्लीज़ प्लीज़ ज़रा तसल्ली के साथ आप लोगों ने देखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किस तरह का हो तो प्लीज़ पूछ भी लेना है आप लोगों ने। फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे मंडे को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर, अब ऑब्वियसली आएंगे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस तरह से करने हैं उनको देखा जाएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने से पहले वो आपको कंट्रोल्स बनाना भी सिखाएगा। तो पहले वो कहेगा ये आप मैनेजमेंट बन जाएं, वो बड़ा मज़ा आएगा। वो कहेगा पहले आप मैनेजमेंट बन जाएं और कंट्रोल्स बनाएं, बन गए हैं चलो जी आप ऑडिटर बन जाएं आप जाके दोबारा, और आप इनको टेस्ट भी करें, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह करेंगे, फिर मिलते हैं।